भारत ने भी नेपाल में हो रही इस हिंसा को लेकर बयान दिया है, अपील की है और साथ ही जारी की है चेतावनी। और बयान जो है वो अमेरिका की ओर से भी आया है। नेपाल में फिलहाल जो राजनीतिक उथल-पुथल मची है, वह सिर्फ देश का मामला नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टकराव की तस्वीर बनता जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच नेपाल अब नए दौर की राजनीति का युद्ध स्थल बन गया है। अचानक अमेरिकी समर्थन वाले समूहों ने नेपाल में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं, जिससे देश की स्थिरता पर सवाल खड़ा हो गया है। इस बीच भारत की भूमिका और प्रतिक्रिया भी अब बेहद अहम हो गई है। इस नए सियासी खेल में भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों हैं, और इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ेगा। राजनीतिक पृष्ठभूमि। ओली, चीन और अमेरिका। केपी शर्मा ओली नेपाल में लंबे समय से प्रभावशाली नेतृत्व वाले राजनेता रहे हैं। उनकी राजनीति में चीन फ्रेंडली नैरेटिव अक्सर उभरता रहा है। हाल ही में ईसीओ शीतोष्ण उद्यम सम्मेलन में उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात ने राजनीतिक अफवाहों को हवा दी। उस मुलाकात ने तत्कालीन शासन को चीन उपयोगी विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, वही अमेरिका जैसे पश्चिमी लोकतंत्रों को, जो खुले सामाजिक प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हैं, उनकी टैगलाइन बिंदु पर लाया। स्पष्ट तौर पर सोशल मीडिया प्रतिबंध इस मुलाकात के ठीक बाद आया, जैसे कि यह संकेत था कि हम अपनी दिशा खुद तय कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ तकनीकी नियमों का अनुपालन था, या फिर एक राजनीतिक संदेश, एक स्पष्ट संकेत था? सोशल मीडिया प्रतिबंध, कानूनी छल कपट या संप्रभुता का प्रतिरोध। 4 सितंबर को ओली सरकार ने घोषणा की कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, पहले ट्विटर, लिंक्डइन और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पंजीकरण नहीं होने के कारण प्रतिबंध लगाया गया है। यह दावा था कि इन प्लेटफॉर्म्स ने नए सोशल मीडिया कानून के अनुरूप स्थानीय पंजीकरण नहीं कराया, जिससे नेपाल की संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। वहीं टिकटॉक, चीन और वाइबर, जापान पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, क्योंकि उन्हें कहा गया कि उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया का सम्मान किया। क्या यह लॉजिक जरा सा ही ज्यादा चयनात्मक नहीं लगती, जहां अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स को दोषी मान लिया गया और चीनी प्लेटफॉर्म्स को निष्पाप? यह राजनीतिक संकेत का हिस्सा जैसा नजर आता है। चीन प्रवृत्तता का। युवा प्रतिक्रिया। सड़क से संसद तक नेपाल के युवाओं को सोशल मीडिया नेटवर्क से जोड़कर ही कल्पना कीजिए। सूचना, संवाद, रोजगार, मनोरंजन, लगभग सब कुछ अब उनसे इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ा हुआ था। ऐसे में अचानक ऐसा अल्टीमेटम, पंजीकरण करो या बंद, आया तो उनकी प्रतिक्रिया अपेक्षित थी। इंटरनेट बंद करो तो युवा सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन तेजी से बढ़ा। प्रारंभ में यह केवल सोशल मीडिया की आजादी का मामला था, लेकिन जल्द ही यह आंदोलनों का केंद्र बन गया। करप्शन के खिलाफ, संविधान विरोधी कदम के खिलाफ, और सबसे चौंकाने वाला, हिंदू राष्ट्र और राजशाही पुनर्स्थापित जैसी मांगों के साथ। यह कैसे संभव हुआ? अस्थिर गठबंधन, युवा प्लस राजशाही। जहां युवा अपनी आवाज सोशल मीडिया से बाहर निकाल रहे थे, वहीं देश में एक अलग राजनीतिक धारा राजशाही समर्थकों की बड़ी ताकत से उभरने लगी। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, जो पहले शांत किंतु चर्चित अवस्था में थे, अचानक सियासी विमर्श में सक्रिय रूप से लौटे। कहने लगे कि उन्हें राजशाही और हिंदू राष्ट्र दोनों को पुनः स्थापित करना है। उनके समर्थक एंड अब युवा दोनों सड़क पर। परिणाम स्वरूप सोशल मीडिया बैन विरोधी प्रदर्शन राजशाही विरोधी आंदोलन से राजशाही समर्थक मंच में बदल गया। देवदान से ऐसा सोचा न था, लेकिन इस बदलाव में एक बड़ी शक्ति अमेरिका की भूमिका की अफवाहें तैरने लगीं। कहीं अमेरिका पुराने राजशाही समर्थकों को वापस जमीन पर ला रहा है, कहीं उन्होंने जानबूझकर आंदोलन को एक नए दिशा में मोड़ा है। अमेरिका और चीन का परिदृश्य। नेपाल मध्यस्थ या मोर्चा? यह कहना कम से कम अव्यावहारिक है कि नेपाल की सड़कों पर खींचतान केवल सोशल मीडिया प्रतिबंधों का परिणाम है। यह एक क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष, अमेरिका बनाम चीन का दृश्य भी बन गया है। चीन ने दशकों से नेपाल में आर्थिक और अवसंरचना परियोजनाएं चलाई हैं, और ओली सरकार ने इन पहलुओं को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर
अमेरिका नेपाल में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति और पारदर्शिता की वार्ताओं का समर्थक है। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो तकनीकी रूप से अमेरिकी होती हैं, उन पर बैन लगा दिया गया, तो यह अमेरिका को अचंभित कर गया। वे इसे नेपाल की दिशा कुछ और मोड़ रही है का संकेत समझ बैठा। क्या यह हिंदू राष्ट्र की ओर कदम है, संभावना या साजिश? नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। वर्ष 2008 में राजशाही पद्धति का अंत हुआ और संविधान में धर्मनिरपेक्षता का वैज्ञानिक आधार रखा गया। लेकिन आज कुछ युवा समूह सांवले राजनीति और धार्मिक पहचान को जोड़कर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यह सिर्फ धार्मिक मांग नहीं है, यह सांस्कृतिक, सामाजिक और सियासी पहचान का सवाल है। यदि यह यथासंभव राजशाही की बहाली और एक धर्म आधारित राज्य निर्माण की दिशा में एक रणनीतिक रूप है, तो यह नेपाल की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह बदलने वाला कदम हो सकता है, जिसमें विदेशी संरक्षण, संभवतः अमेरिका की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा विजिबल हो सकती है। निष्कर्ष: यह एक साधारण झड़प नहीं है, यह संभावित वैश्विक नेता विन्यास है। इस पूरी कहानी का सार यह है: 1. शुरुआत एक तकनीकी नियमित मुद्दा, सोशल मीडिया बैन के आसपास हुई। 2. फिर मिला लंबा राजनीतिक आयाम, देश के युवा, सोशल मीडिया आजादी, अभिव्यक्ति, करप्शन, हिंदू राष्ट्र, राजशाही और विदेशी भूमिका, विशेषकर अमेरिका चीन का जटिल गठजोड़। 3. निष्कर्ष यह कि नेपाल अब केवल एक देश नहीं, बल्कि महाशक्ति संघर्ष का एक संभावित घरेलू मोर्चे के सामान बन चुका है।